नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भाई, इसका प्रयास क्या है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि प्रत्येक जनमानस को पता चलना चाहिए कि मोटा अनाज क्या है, आपकी सेहत और आपकी थाली के लिए कितना जरूरी है मोटा अनाज। साथ ही साथ हमारे किसान भाई मोटे अनाज को लगाकर किस प्रकार से फायदा अर्जित कर सकते हैं, यही है जानने का विषय आज के अंक में कि किस प्रकार से मोटे अनाज के उत्पादन में यांत्रिकी जो यंत्र है, जो उन्नत कृषि यंत्र हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए और वो कितने हितकर हैं। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ हमारे एक विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर बालाजी नांदेड़े, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये CIAE नवी बाग भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मोटे अनाज का इतिहास क्या है, क्या महत्व है और कितना हितकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जैसे कि आपने पूछा, तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को 3 भाग में बताना चाहूँगा कि जैसे इतिहास के बारे में हम इसका जानने के लिए देखेंगे तो इसमें इसके एविडेंसेस जो है वो 3000 BC में पाए गए थे। हाँ जी। और अभी प्रेजेंटली अगर हम इसको देखते हैं तो ये 131 देशों में इसको उगाया जाता है और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन के 59 करोड़ जो पॉपुलेशन है उनका जो है वो सेवन करते हैं एक ट्रेडिशनल फूड के टर्म में जी। और हम अगर उत्पादन या उत्पादकता के बारे में सोचें कि हमारा जागतिक लेवल पर क्या शेयर है, तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया 170 लाख टन्स जो है वो मिलेट्स का प्रोडक्शन करता है। अच्छा जी। और ये वैश्विक स्तर पर अगर देखें हम ग्लोबली तो हमारा एक 20% शेयर हम इंडिया इसमें मिलेट प्रोडक्शन में देता है। और एशिया की बात करें अगर हम, तो हम एशिया में 80% तक का शेयर हमारा इंडिया देता है। अरे वाह जी। इसके बाद हम अगर उन्नत किस्मों के बारे में या इसके महत्व के बारे में अगर जानेंगे तो इसको जैसे आपने देखा है कि ये एक पौष्टिक आहार के रूप में इसको माना जाता है। हाँ जी। जो कि गेहूं और चावल के कंपैरिजन में अगर हम कॉस्ट में कंपेयर करें तो ये सबसे सस्ता प्रोटीन, मैग्नीज या जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो इस अनाज से हमें बहुत बेहतर तरीके से मिलते हैं, जिससे कि आपको हो रहे बहुत सारे रोग जैसे हृदय के कुछ विकार है या आपके ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उस तरह के चीज़ों को इन किस्मों का सेवन कर इसे अवॉइड किया जा सकता है। अब तीसरे भाग में इसके अगर किस्मों के बारे में हम देखेंगे तो ये इसमें अगर हम 2 भागों में इसको बांटते हैं मोटे अनाज को भी, एक माइनर मिलेट्स में और मेजर मिलेट्स में। तो मेजर मिलेट्स में हम ज्वार और बाजरा का को वहाँ विभाजित करते हैं जी। और माइनर मिलेट्स में 6 तरह के जैसे कोदो, कुटकी, सावा, रागी, इस तरह के मिलेट्स, आपके 6 तरह के मिलेट्स उसमें आते हैं जी। तो इसमें अगर विकसित किस्मों की अगर बात करेंगे हम तो उसमें 50 किस्में जो है मेजर मिलेट्स में हम आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थानों द्वारा विकसित किए हुए मिलेंगे जी। और बाकी 4 से 10 किस्में आपको अलग अलग माइनर मिलेट्स में जो है इसमें मिलते हैं जी। अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि जिन्हें अब में अगर लगाना है कि वो सोच रहे हैं कि हम अपने खेतों में मोटा अनाज लगाएं, तो क्या विशेष जलवायु या विशेष मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है तभी वो लगा सकते हैं? जी, ये अभी के जलवायु परिवर्तन जिस तरह से आज इस जागतिक स्तर पर एक मुद्दा बना हुआ है, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में आपका बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी। तो मोटे अनाजों का जो प्रोडक्शन है या इसको जो उगाया जाता है उसके लिए आपको कोई विशेष तरह की मिट्टी या विशेष तरह का वातावरण की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ। ये एक बड़ा ही दुर्लभ तरीके के वैरायटीज है जिसमें किसी भी तरीके के एटमॉस्फेयर में या ज़मीन में या जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बारिश की कमी है या आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही हल्की है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें बेहतर से बेहतर उत्पादन दे सकता है। तो ये जलवायु परिवर्तन के इस परिप्रेक्ष्य में ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन आज हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है जी। और ये हमने ही नहीं, अब ये इसका लोहा जगभर में माना है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब इसको प्रपोज किया गया था, इसको 70 से भी अबव कंट्रीज ने इसको समर्थन किया। हाँ और आज हम इस टाइम में ये जागतिक मोटे अनाज का वर्ष हम 2023 को मना रहे हैं और 2018 हम अपना जो राष्ट्रीय लेवल पर हम इसको मना चुके हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अब किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा, किसी भी तरह की मिट्टी रहेगी और ये सब जो डिफ़िकल्टीज़ है जो संभव इसमें वो संभव हो पाता है, तो ये हम सभी किसान भाइयों के लिए
ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन आगे आने वाले समय में साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर किसान भाइयों को खेत की तैयारी करनी है तो क्या कुछ उपयुक्त यंत्र है जिसकी मदद से वो खेत की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी ये समय के अनुसार ये क्वेश्चन है कि आने वाले समय में जो खरीफ में हम इसकी जब तैयारी करेंगे तो जैसे मैंने कहा ये बहुत हल्के ज़मीन में भी आ सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मिट्टी को जो तैयार करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक हल्का टिलेज एक बार आप कोई भी प्लाव से उसको जो है मिट्टी को खोल दीजिए। कोई जो कल्टीवेटर्स है या आपके जो ब्लेड हैरोज है, इस तरह की जो मशीनें अपने पास अवेलेबल है उसको उसका उपयोग कर हम इस ज़मीन को आसान तरीके से बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत हद तक ना अभी जो हमारा प्रोडक्शन लेवल या जो एरिया देखेंगे तो इसमें अभी भी ट्रेडिशनल सिस्टम से इसकी बुआई होती है, ब्रॉडकास्टिंग पद्धति से। तो इसमें हम लाइन सोइंग के अंतर्गत लाने के लिए बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स या इस तरह को मिट्टी तैयार करने के बाद उसका उपयोग किया जा सकता है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई। लेकिन जैसे कि हमने देखा ही है कि हमारे किसान भाई जो दूसरी हमारी जो फसल है उनकी बुवाई के लिए भी कोई ना कोई उन्नत कृषि यंत्र को अपनाते हैं, तो क्या मोटे अनाज की बुवाई के लिए भी कोई ऐसे यंत्र है जिनका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के अंतर्गत इस विषय को 2013 में इसकी जो सोचा गया था शुरुआत की गई थी। तो इसके अंतर्गत जब हमने कुछ अध्ययन किए तो इसमें देखा गया कि ये बहुत ही दुर्लभ टाइप की जो फसलें हैं, पहले हम लेते थे बड़ा भी वो कम हो गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत हल्के ज़मीने में हो रहा है। तो हमने उसके लिए एक पूरी चेन जिसे कहते हैं हमने कि आपका उगाने से लेकर आपके प्लेट में थाली में आने तक के जो रिसर्च है वो हमने की है और वो पूरा सेट हमारे पास अभी संस्थान के पास में अवेलेबल है। तो इसमें बुआई के लिए हमने जब देखा कि ये बहुत ही हल्की ज़मीन में बहुत रिमोट एरिया में और बहुत कम खर्चा कर लोग इसको उगाना चाह रहे हैं, तो इसमें हमने मानव चलित उपकरणों का भी विकास किया है, बैल चलित उपकरणों का भी विकास किया है, छोटे इंजन से ऑपरेशन करने वाले भी उपकरणों का विकास किया है और ट्रैक्टर चलित भी उपकरणों का विकास किया है। अब ये इस इक्विपमेंट्स को हम सिर्फ मोटे अनाजों के लिए ही नहीं, जबकि हमारे उस मशीन का उपयोग अदर अनाजों को बुआई के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे सारी तकनीकियाँ आज हमारे संस्थान के साथ उपयोग में है। ये इसको विकसित ही नहीं किया है बल्कि हमने इसको अलग अलग राज्यों में उस विकसित तकनीकियों को मैन्युफैक्चरर्स को देकर उसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास भी हमारा इसमें जारी है। जी डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि बुवाई के लिए भी यंत्र हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि खरपतवार आ जाती है और हमारी फसल का आधे से ज़्यादा खाना भी चट कर जाती है और किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, कोई विशेष यंत्रों के द्वारा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हमारे यहाँ पर जो संस्थान द्वारा बनाए गए कुछ मानव चलित हैंड होज है, व्हील होज है जी। या आपके जो खुरपी भी इम्प्रूव टाइप की सिकल्स या खुरपीज का भी विकास किया गया है, ताकि जिस भी तरीके का किसान, जिस लेवल का किसान है उस तरीके की तकनीकी जो है हमारे संस्थान के साथ उपलब्ध है। तो इसमें हम जैसे आप खुरपी देखेंगे या जो हैंड होज देखेंगे या छोटे इंजन के साथ चलने वाले इंटर रो वीडर्स भी डेवलप किए गए हैं। इवन इंटर रो वीडर के साथ आज आने वाले समय की उपयोगिता देखते हुए हमने इंटर और इंट्रा रो वीडर का भी विकास किया हुआ है और वो आपके लाइन के भीतर की भी जो खरपतवार है निकाल देगा और आपके जो आपकी दो लाइनों के बीच पे जो खरपतवार है वो भी निकाल देगा। इसके साथ में अगर हमको जैसे हर्बिसाइड एप्लीकेशन की अगर बात आती है तो हमने कुछ स्ट्रिप एप्लीकेटर्स भी बनाए हैं जिसमें कम से कम हर्बिसाइड्स का उपयोग होकर उस खरपतवार को नियंत्रण किया जाए मैकेनिकल और केमिकल वे से, ताकि हमारे ज़मीन का स्वास्थ्य भी बना रहे और किसानों को खरपतवार से हो रहे नुकसान को भी बचाया जाए। तो ये दोनों तरीके का फ़ायदा उस इन तकनीकों का उपयोग कर किसान उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अभी हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ये तो था एक छोटा सा ब्रेक। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज के उत्पादन में उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए और वो आपके लिए कितना हितकर होता है। इस विषय की जानकारी दे रहे हैं आपको डॉक्टर बालाजी नांदेड़। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि जो कटाई गई यंत्र हैं उनको प्रयोग में कैसे लाना चाहिए और कौन कौन से यंत्र हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स में अगर आप देखेंगे, जैसे कोदो, कुटकी या सावा है, ये पूरे आपके राइस या आपका जो गेहूं है उस तरह की फसलें हैं, उसी टोपोग्राफिकल वे में आती है। हाँ, तो उसमें कटाई के लिए उपयोग करने के लिए हमारे यहाँ पर जैसे इम्प्रूव्ड सिकल्स का उपयोग किया गया है, जो कि मैनुअल कट कर सकते हैं हम उसे। इसके बाद इंजन ऑपरेटेड मशीनों की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिकल कन्वेयर रिपर्स आज हम जो इन मोटे अनाजों के साथ साथ बाकी फसलों में भी उसका उपयोग किया जाता है, उन मशीनों का उपयोग हम आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसके साथ में कटिंग करने के बाद एक साथ बंडल कर उसको खेत में सुखाने के लिए रखने वाली भी मशीनें आज के टाइम में अवेलेबल है। अच्छा, जो कि आप ऑपरेशन करते हुए उसको काटेगी भी और उसका बंडल बांधकर आपका खेत में रख देगी। तो ड्राई होने के बाद इस तरह का जो नई नई तकनीकी आज विकसित हुई है, अगर वो किसान भाई इसको जानेंगे तो उनको कटाई के लिए खासकर आने वाली तकलीफों को से वो दूर हो पाएंगे। और अगर हम मेजर मिलेट की बात करते हैं, जवार और बाजरा है, उसके लिए भी हमारे संस्थान ने उसका बाली काटकर उसका जो पौधा को काटने का यंत्र बनाया है, जो कि बालियों को एक जगह कर लेता है और कटे हुए पौधे एक साइड में लाइन में डाल देता है। अच्छा। इस तरह का यंत्रों का भी विकास किया गया है और वो हम अभी वो जो तकनीकियाँ हैं वो हम अभी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो जिससे कि ये चीज़ें आसानी से किसानों को हर राज्यों में उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा वहाँ पे उपलब्ध होगी। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि बालियां कटने के बाद वो बच्चा वो पुआल रहता है, उसका भी प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या उसके भी कुछ यंत्र होंगे? हाँ, अभी ये अगर हम राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी। क्योंकि जो प्रदूषण का मुद्दा है, जैसे आप देखते हैं कि जैसे दिल्ली में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उसी तरह से इन पुआल का भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें 2 पद्धतियाँ होती है, जिसको हम एक इन सितु मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें उस फील्ड में ही उसका मैनेजमेंट कर देना है। उस पुआल का। और दूसरा होता है एक सितु मैनेजमेंट। तो एक सितु मैनेजमेंट में हम पुआल को बाहर निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी तकनीकियाँ विकसित की गई है। जिसमें हम देखेंगे कि जैसे इन सितु मैनेजमेंट के अंडर आपको उसी पुआल को खेत में रखकर उसका खाद बनाया जा सकता है और आपके जो सॉइल का जो कार्बन है उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो एक पोषक बने। और अपन हेल्दी मिट्टी के साथ हम अनाज उगाए तो वो अच्छे तरीके से हमें उसका आउटपुट मिले। अब इसके बाद अगर हम एक सितु मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो इन सितु मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी मशीनें बनी हुई है। जैसे आपको कुछ नहीं करना, जैसे कटिंग के बाद सीधा उसमें बुआई की जा सकती है, उस पुआल को तोड़कर उसका भूसा बनाया जाता है और उसी फील्ड में उसको मल्च किया जाता है। तो उस तरह के नए नए जो मल्चिंग की हुई मल्चर्स भी आज के डेट में अपने पास अवेलेबल है। और एक सितु मैनेजमेंट की बात करें तो हम जैसे उसके ब्रिकेट बनाना है, पैलेट्स बनाना है या बड़े बेल्स बनाना है, उसके लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर ऑपरेटेड बेलर्स विविध हमारे मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इन मशीनों का उपयोग कर अगर हमको पुआल का नियंत्रण करना चाहते हैं तो दोनों तरीके के ऑप्शन आज हमारे किसान भाइयों के सामने हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, मैन्युफैक्चरर्स द्वारा रखे गए हैं, ताकि वो उसका उपयोग कर इस मोटे अनाज के खेती को बड़े स्तर पर उसका बढ़ावा देकर अपनाएं और हमारे जो एक रोग मुक्त भारत हम कह सकते हैं, उस तरह के पहल को हमारे किसान भाई हमारे साथ दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम हमेशा से ही हमारे किसान भाइयों को ये समझाते आए हैं कि आप अपने खेतों में गहरी जुताई करें। तो गहरी जुताई के समय क्या अपने जो उन्नत कृषि यंत्र इनको प्रयोग में लाते समय किसान भाइयों को कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है?
हाँ, जैसे आप कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑपरेशंस हम कल्टीवेशन में होते हैं, जैसे आपकी खेत की तैयारी हुई, बुआई हुई, खरपतवार नियंत्रण के लिए इंटरकल्चर ऑपरेशंस हुए, थ्रेसिंग हुई, हार्वेस्टिंग हुई। तो इन सब मशीनों को अगर हम देखें तो ये मशीन है तो इसका एक मेंटेनेंस, एक पीरियडिकल मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस या एक एनुअल मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। तो इसमें अगर हम ऑपरेशन वाइज, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बुआई की मशीनें हैं, तो बुआई की मशीनों के लिए हमें जो समायोजन करना है, उसे जो कैसे रखना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, इसमें जैसे हम बुआई के लिए उस जब मशीन को तैयार कर रहे हैं तो उसे हमें एक ओवरऑल तरीके से देखना पड़ेगा कि जो यूनिट्स, उसमें जो मेजर यूनिट्स जैसे मेट्रिक मैकेनिज्म्स है, वो सही तरीके से उसमें घुमाव हो रहा है कि नहीं, या उस साइज़ का ही लगा हुआ है कि नहीं, या अगर वो कोई ब्लंट हुआ है या कुछ टूटा है या कोई डैमेज हुआ है तो उस चीज़ों को रिप्लेस कर वो जो जिस क्रॉप के लिए हम उस मेट्रिक मैकेनिज्म या मशीन का उपयोग कर रहे हैं उसका कैलिब्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही मात्रा में क्या उस सीड को लगा पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो इस तरह से अगर आप हम कैलिब्रेशन करेंगे, उसका डेली तौर से मेंटेनेंस करेंगे, तो हम जो मशीनें हैं हमको बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देगी। तो आपको जो मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा आना है वो अगर कम हो जाएगा तो आपके प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी आने के बाद जो आपको लाभ मिलने वाला है, जो प्रॉफिट मिलने वाला है, उसमें ऑटोमेटिकली जब खर्चा कम हो जाएगा तो आप आपका प्रॉफिट जो है उसको दुगना कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जी, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो कृषि यंत्र हैं किसान भाइयों को कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और क्या सरकार इनके लिए अनुदान भी देती है? हाँ, तो अभी जैसे आपने देखा है कि इस वार्षिक में बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर जो हमारी संस्थाएं काम कर रही है, इसमें जो विकसित किए हुए यंत्रों को हम सब्सिडाइज करने के लिए हम गवर्नमेंट को लिखते हैं, वो वहाँ से रिक्वायरमेंट आते हैं। तो ये सब्सिडाइज चीज़ें आज भी अवेलेबल है बुआई के क्षेत्र में या हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में, कंबाइन हार्वेस्ट, इवन कुछ हद तक हम कंबाइन हार्वेस्टर का भी जिसमें उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो भी तकनीकी, जैसे मैंने आपको बताया, हमने बनी हुई तकनीकी हम अलग अलग राज्यों में हम इसको दे देते हैं ताकि हमारे जो निर्माता है, यंत्र निर्माता है, तो ये हमारे अलग अलग राज्यों में हमें मदद करते हैं। जैसे बुआई के यंत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 4-5 जो मैन्युफैक्चरर्स हमको बहुत तरीके से, जैसे ये वसुंधरा कृषि यंत्र है, लक्ष्मी स्टील फैब्स है, या इस तरह के 4-5 मैन्युफैक्चरर्स है। इसके अलावा हम यहाँ एमपी में ही नहीं, तो इसका उपयोग हमारे पूरे भारतीय स्तर पर हो, इसके लिए जहाँ जैसे गुजरात में हमने इसका बहुत सारी तकनीकें यहाँ पर दी गई, जैसे वहाँ धरती एग्रो जो इम्प्लीमेंट्स है, इंजीनियरिंग है, और इसके बाद में अगर हम महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी हमने इस तकनीकों का जो है प्रचार प्रसार किया है। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ देने के लिए बहुत मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ में हैं। तो हमने विकसित की गई हमारे 140-150 तकनीकें अलग अलग, यही नहीं अलग ही उसके लिए हमारे पास हर राज्यों में यंत्र के निर्माता हमें साथ देते हैं ताकि इस की हुई संसाधनों को हम सीधा किसानों तक पहुंचा पाए और उसका लाभ किसानों को, हमारे भारतीय किसानों को मिले। जी, उत्पादकता किसान भाई कैसे बढ़ा सकते हैं और बाजार भाव को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमें खर्चे कम करने हैं तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको मशीनीकरण में आना ही पड़ेगा। जैसे हम मैन्युअली हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए मुझे खरपतवार नियंत्रण भी करना है तो आज हमें 4 से 6 हज़ार रुपये एक एकड़ में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए देना पड़ता है। बट अगर उसी जगह पे अगर हम मशीनरी का उपयोग करें तो वो हमारा खर्चा आधा हो जाता है। तो ऐसे हर ऑपरेशन में अगर हम कटाई में हैं, बुआई में हैं, इस सभी में अगर हम देखें तो हम धीरे धीरे कर उस हर चीज़ में अगर हम 50%, 20%, 30% तक बचत करते चले तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और मशीनीकरण के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारी बहुत ज़्यादा समय का बचत होता है और यूनिफॉर्मली उसको सोइंग होने के बाद या खरपतवार सही टाइम में नियंत्रित होने के बाद जो हमें उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ये मशीनीकरण का जो भाग है वो हमें बहुत ज़्यादा साथ देता है। अब दूसरी बात रही कि जैसे बाजार भाव को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बहुत सारे संस्थानों द्वारा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे मिलेट्स को हमारे फूड चेन में लाया जाए। इसके लिए जो इस ईयर में जो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे 7 सूत्रीय कार्यक्रम बने हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट हर काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड है।
जिसमें किसानों का अवेयरनेस प्रोग्राम से किए जा रहे हैं कि हाँ कितना अच्छा ये मैं मिलेट्स आपको का रोकना सेवन है। चाहूंगी क्योंकि समय हमारा कम है। अगली मुलाकात में हम आपसे और जानकारी लेंगे। आप आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि हम देखें खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर। किसानों को मिलेगा फसल बीमा योजना का पूरा लाभ। टमाटर की नई किस्म किसानों तक पहुंचाएं। मध्य प्रदेश में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। मध्य प्रदेश के निवेश सम्मेलन में हुई धन वर्षा। विविध खेती के चमत्कार से बढ़ी केदार की आमदनी। और आइए किसान भाइयों, अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। किसानों को मिलेगा फसल बीमा योजना का पूरा लाभ। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में निर्णय लेकर फसल बीमा लेते समय किसानों को कोई समस्या न हो, इसके लिए अधिक सुगमता लाने की कोशिश की जा रही है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत अल्प दावों के विषय पर केंद्र सरकार जल्द ही राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से विचार विमर्श कर किसानों को उचित लाभ देने के लिए तत्परता से कदम उठाएगी। टमाटर की नई किस्म किसानों तक पहुंचाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी का गत दिनों दौरा किया गया। इस भ्रमण में केंद्रीय मंत्री ने संस्थान के विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े चयनित गांव के किसानों से बातचीत की तथा संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। यहां किसानों ने संस्थान के द्वारा उनके गांव में चलाए जा रहे परियोजनाओं तथा उनसे मिले बीजों, प्रशिक्षण, समय समय पर प्रक्षेत्र भ्रमण एवं संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कृषि समस्याओं का निदान से संतुष्टि जाहिर की तथा संस्थान से जुड़ने के बाद होने वाले लाभों के बारे में कृषि मंत्री को बताया। मध्य प्रदेश में अब तक 45 लाख मीट्रिक धान खरीदी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री विशाहू लाल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 45,61,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन हो चुका है। श्री सिंह मंत्रालय में धान उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में धान का उत्पादन नहीं है वहां चावल भेजने के बदले धान भेजी जाएगी। इससे जहां एक ओर परिवहन एवं समय की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर संबंधित जिले में धान मिलर्स को भी काम मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के निवेश सम्मेलन में हुई धन वर्षा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी एवं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन की सफलता ने निवेश सम्मेलन के सफल होने की नींव रख दी थी। मजबूत नींव के अनुरूप मध्य प्रदेश का भव्य इमारत बनाने का सपना भी पूरा हो गया। राज्य में जमकर धनवर्षा हुई, जिससे बेहतर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश तेजी से विकास पथ पर दौड़ेगा। निवेश सम्मेलन के सफल होने में 84 देशों के बिजनेस डेलीगेट, 10 पार्टनर देश, 35 देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि, 5,000 व्यापारी बंधुओं ने अहम भूमिका निभाई। सभी क्षेत्रों में कुल 15,42,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के उद्योग लगाने के प्रस्ताव मिले, जिससे लगभग 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विविध खेती के चमत्कार से बढ़ी केदार की आमदनी। केदार सिंह मेहनतकश किसान हैं। जी तोड़ मेहनत के बावजूद परंपरागत खेती में उन्हें उतना प्रतिफल नहीं मिल रहा था जितनी वे उम्मीद कर रहे थे। केदार ने जब से विविध खेती की पद्धति अपनाई है, तब से कम मेहनत और कम लागत में उन्हें बड़ी आमदनी हो रही है। ग्वालियर जिले के विकासखंड मुरार के ग्राम सौसा के निवासी केदार सिंह बताते हैं कि जब परंपरागत खेती से आमदनी नहीं बढ़ी, तब हमने कृषि विभाग की आत्म परियोजना के तहत उद्यानिकी व विविध खेती करने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद हमने लगभग 0.2 हेक्टेयर रकबे में आलू रोपे। हमने इतने छोटे रकबे से लगभग 90,000 रुपए के आलू बेचे हैं। साथ ही विविध खेती के रूप में कटहल, नींबू, करोंदा, अमरूद व अन्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भी हमने किया है। केदार सिंह कहते हैं कि प्रदेश सरकार की आत्म योजना ने हमें उन्नत पशुपालन का तरीका भी सिखाया है। परंपरागत खेती के साथ विविध खेती के समन्वय से हमारी वार्षिक आमदनी पहले से काफी बढ़ गई है। खबरें खेती की में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
किसान भाइयों, आज के अंक में हमने जाना कि मोटे अनाज की उत्पादकता में जो उन्नत कृषि यंत्र है उनका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, वो किस तरह से आपकी खेती के लिए हितकर हो सकते हैं। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।